हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई एम रियली मिसिंग यू ऑल। अपनी मस्ती ऑनलाइन कोचिंग में भी थोड़ी बहुत मस्ती, कुछ अपने एग्जाम्पल्स प्रोबेबिलिटी के, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, देन लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से समझे, है ना। सो वी रियली हैव वेरी गुड मोमेंट्स। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोर से चल रही होंगी एंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप आपका जो मोमेंटम है वो जारी रख रहे हो पढ़ाई का। राउंड 2 का रिजल्ट आपका लग चुका है। आई हैव स्टडीड योर रिजल्ट। सभी ने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है। वी रियली अप्रिशिएट दैट यू आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड, बट माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी स्कोप्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम भी है, तो आई नो यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम इन अ बेस्ट वे, सो उसके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई तो राउंड 3 भी हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया टेस्ट सीरीज़ का, सो दैट आपको और अच्छा खासा पढ़ाई का टाइम मिले एंड आप खुद को अच्छे तरीके से टेस्ट कर सके। राउंड 3 आपका 25 नवंबर से चालू होने वाला है। राउंड 2 हो चुका है, तो उसके बीच में की जो गैप है उसमें आपको तो पढ़ाई करना ही है, उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हमने रिवीजन सेशंस भी लाए हुए हैं। फ्रॉम द 1 नवंबर आपको हमारे यूट्यूब चैनल कैप्स एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स के रिविजन्स के लिए हम लोग अवेलेबल रहेंगे। हम लोग सारे टॉपिक्स का रिवीजन कराएंगे। उसको पार्ट पार्ट में रखा हुआ है, जानबूझ के एक ही दिन पे पूरा स्ट्रेस नहीं दिया है, पार्ट पार्ट में रखा है सो दैट आप भी कंफर्टेबल रहो एंड आपकी पढ़ाई भी बाकी चालू रहे। रिवीजन सेशन का जो टाइम टेबल है वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, दैट इज़ capsacademy.in। आप वहाँ पे जाके रिवीजन सेक्शन का जो टैब है उसमें जाके आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। 1 नवंबर से जो स्टार्ट हो रही है तो कब कब कौन से सब्जेक्ट्स का रिवीजन होना है, एंड उसके हिसाब से आप हमारे कैप्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप डेफिनेटली कनेक्ट हो सकते हैं। रिवीजन सेशन की खास बात है ना, यहाँ पे सारे फैकल्टीज़ आपकी जो पूरी टीम है वो सारी फैकल्टीज़ जो है वो हर एक टॉपिक को रिवाइज करेगी। सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को कंसिडर करेंगे, हम उसमें डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ चेरी पिक क्वेश्चंस किए रहते हैं, जो खास क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज के खास क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ हमारे खुद के जो आपने अभी तक के डील नहीं किए वो भी जानबूझ के रिविजन के लिए हम रखते हैं। पहले से कैप्स एकेडमी की रिविजन सेशंस फेमस थी, तो यू शुड टेक बेनिफिट ऑफ दिस एंड आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो, तो हमारा उनके करियर में कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा, हमको भी ज़्यादा दुआएं मिलेंगी, ठीक है। सो एंड उसके बाद फिर आपको राउंड 3 के लिए अपियर करना है, टेस्ट सीरीज राउंड 3। अगर किसी ने लगाया भी नहीं होगा तो जो लास्ट राउंड बचा उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है एंड खुद को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकता है बाय जॉइनिंग अवर टेस्ट सीरीज। आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट राउंड 2 पेपर स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स का तो आपका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, अभी लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स जो है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से हमें स्टार्ट करना है पहले, दैट इज स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, बाद में लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इफ द क्वार्टल डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज 60, द मीन डेविएशन ऑफ सीरीज इज। तो यू नो दैट क्वार्टल डेविएशन इक्वल्स टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो क्वार्टल डेविएशन इज गिवन एज 60 इक्वल्स टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, हो जाएगा 90, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो नो दैट मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 90 है, तो यहाँ पे 90 वैल्यू पुट करो स्टैंडर्ड डेविएशन के यहाँ पे, तो 4/5 इंटू 90, तो ये कितना हो जाएगा 72। तो पहले का आंसर आ गया 72। सिंपल है। यहाँ पे सबको समझाना इसलिए अगेन सेम थिंग डिटेल में लिख रहा हूँ। आप हालांकि शॉर्टकट अपने जैसे करते शॉर्टकट में वैसे आप शॉर्टकट में कर सकते हो, मुझे सभी के हिसाब से चलना है, एक्सप्लेन करना है, इसलिए डिटेल में सॉल्व करते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 62, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन r इक्वल्स टू 0.8, पॉजिटिव 0.8 दिया हुआ है, summation small x y 60, standard of y 2.5 and summation small x square is given as 90, where x and y are deviations from the respective means।
द नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज n इज, तो हमको n के लिए निकालना है, ठीक है। तो जो भी गिवन डेटा है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको पता है आर के वैसे 3-4 फॉर्मूले कोरिलेशन के फाइंड आउट करने के। एज पर द गिवन डेटा हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, समेशन स्मॉल एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू समेशन स्मॉल वाई स्क्वायर। इसमें हमें आर के वैल्यू दी है, समेशन स्मॉल एक्स वाई दिया है एंड समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है। समेशन स्मॉल वाई स्क्वायर नहीं पता तो वो दैट विल फाइंड आउट थ्रू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। अब यहाँ पे स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई दिया हुआ है, तो सिग्मा वाई इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एन समेशन स्मॉल वाई स्क्वायर, बिकॉज स्मॉल वाई एन क्या होता है वाई माइनस वाई बार एंड स्मॉल एक्स एन है एक्स माइनस एक्स बार, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल के देखते हैं, 2.5 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एन समेशन स्मॉल वाई स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, 6.25 इक्वल्स टू 1 अपॉन एन समेशन स्मॉल वाई स्क्वायर, देयरफॉर समेशन स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6.25 एन। ये आ गई उसकी वैल्यू। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, जितनी सारी वैल्यूज दी है क्वेश्चन में वो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। तो 0.8 इक्वल्स टू समेशन स्मॉल एक्स वाई है 60 अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर है 90 इनटू आ जाएगा 6.25 एन, ठीक है ना। क्लियर है सभी को, ओके। अभी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड तो हो जाएगा 0.64 इक्वल्स टू 3600 अपॉन 90 इंटू 6.25 एन, देयरफॉर एन इक्वल्स टू 3600 अपॉन 90 इंटू 6.25 इंटू 0.64। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3600 डिवाइड बाय 90 डिवाइड बाय 6.25 डिवाइड बाय 0.64, तो ये आ जाता है 10। तो n इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 10, दैट इज बी आंसर इज करेक्ट। तो n इक्वल्स टू 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अपन ने किए भी है पहले प्रॉब्लम थोड़े अलग वैल्यूज़ के साथ। क्या है कि कंसेप्ट हमेशा सेम रहते हैं, थोड़े बहुत वैल्यूज़ बदल के आते हैं, बाकी कंसेप्ट तो सेम ही रहता है। अब ये डेटा में ये फॉर्मूला से थोड़ा जल्दी हो जाता है, बाकी भी तरीके से कर सकते हैं बट ये फॉर्मूले से जल्दी हो जाता है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया कोरिलेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, a coefficient near a positive 1 indicates tendency for the larger value of one variable to be associated with the larger value of other। तो आप देखोगे एक तो कोरिलेशन इज परफेक्टली कोरिलेटेड, 1 एन परफेक्टली कोरिलेटेड है एंड पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस बात है लार्जर वैल्यूज विल बी एसोसिएटेड विद द लार्जर वैल्यूज, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 64, a graph of the successive points of distribution joined by straight lines in statistical terminology is known as frequency polygon। जब हम सक्सेसिव पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एंड अगर स्मूथ हैंड कर्व से हम ज्वाइन करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 65, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव स्क्रू इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज 1/10। प्रोबेबिलिटी दी है 1/10। द मीन ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज इन अ सैंपल ऑफ 400 स्क्रूज। अब हम मीन कैसे निकालते हैं, मीन इक्वल्स टू एन इंटू पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 400 दैट इज 40, दैट्स इट। अब कुछ क्वेश्चंस तो एकदम 2-3 सेकंड्स में आंसर आपको मिल जाएगा, एक आध क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी तो सिंपल ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे का देखेंगे तो 66, इफ द मीन ऑफ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्बडा देन इट्स स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो क्या होगा, नहीं, मीन एंड वैरिएंस इज सेम। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वैरिएंस इज सेम, तो अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन स्टैंडर्डेशन है, मीन अगर लेमडा है तो स्टैंडर्डेशन क्या होगा अंडर रूट ऑफ लेमडा, तो आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, इन अ ग्रुप 20 persons, in a group of 20 persons there are 5 graduate. If 3 persons are selected at random from the group, the probability that at least one is graduate,
एटलीस्ट वन इज ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक ग्रेजुएट होना चाहिए, एक से ज़्यादा रहे तो भी चलेगा बट कम से कम एक ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। तो देर आर 20 पर्सन्स, 5 आर ग्रेजुएट्स एंड देयर फोर 15 आर नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, टोटल हो गए 20। हमको निकालना है probability that at least one student, at least one is graduate, एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आपको पता है एक स्टूडेंट नहीं, एटलीस्ट वन यानी कम से कम एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो जब हमको एटलीस्ट वन निकालना है तो हम क्या करते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन करते हैं हम, ठीक है। तो ये पहले भी कर चुके, अभी फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी 3 स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट किए उसमें से एक भी स्टूडेंट ग्रेजुएट नहीं रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करेंगे। तो नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कितने, 15, तो हो जाएगा 15C3 अपॉन 20C3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 20C3 तो यहाँ पे 18, 19, 20 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इट इज 6, तो कितना होता है 18 इंटू 19 इंटू 20 डिवाइड बाय 6, तो आ जाता है 1140, ठीक है ना। एंड 15C3, तो 15C3 यानी 13 इंटू 14 इंटू 15 अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, तो हो जाएगा 13 इंटू 14 इंटू 15 डिवाइड बाय 6, तो आ जाता है 455, ठीक है। तो 1 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 1140 माइनस 455 दैट इज इक्वल्स टू 685 अपॉन 1140, 5 से डिवाइड करो तो 685 डिवाइड बाय 5 करो तो आता है 137 एंड 1140 को 5 से डिवाइड करो तो आता है 228, तो आंसर आ गया डी 137/220, ठीक है। सिमिलर प्रॉब्लम है, कंसेप्ट वही है, उसके ऊपर 68 the standard deviation of 5 atoms is found to be 15. What will be the standard deviation if the values of all the atoms are increased यानी addition by 5? तो every measure of dispersion including standard deviation is independent of change of origin and affected by change of scale. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, change of origin स्टैंडर्ड डिविएशन, तो एक्चुअल में कितना रहेगा स्टैंडर्ड डिविएशन, 15 ही रहेगा। 69 देखिए, फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हार्मोनिक मीन इज सुटेबल बिकॉज हम कंबाइंड हार्मोनिक वगैरह निकाल सकते हैं, तो इट इज सुटेबल। 70 अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज इंडिकेटिव ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज बिकॉज डिस्पर्शन स्टडीज द स्प्रेडिंग अप ऑफ डेटा विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल टेंडेंसी, तो एवरेज कितना रिलायबल है वो इंडिकेट करता है डिस्पर्शन। देन फॉर एनी टू नंबर्स एस डी इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेंज, अपने न्यूमेरिक्स भी किए, आपको मैंने प्रूफ करके बताया हूँ, तो आप कौन से भी 2 नंबर निकालिए उसका एस डी निकालिए एंड रेंज निकालिए, तो एस डी इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेंज फॉर एनी 2 नंबर्स, ये अपने प्रॉपर्टी देखी हुई है। आगे बढ़ते देखिए क्या बोला गया है, एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ 11 मेंबर्स इज 11, तो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए 11 ऐसे 2 बार दिया है। The average strength of 11 members is 11. Average strength of first 6 members is 10.5 and the average strength of last 6 members is 11.5. Now पूछा गया है the average strength of the 6th member की 6th member की क्या strength होगी, ठीक है ना, तो हमको निकालना है। तो आपको ऐसे 11 members दिए 1 to 11, ठीक है। इसकी जो average strength है वो दी हुई है 11, तो इसका x बार दिया, ये अगर आप members का वो 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका समेशन x क्या होगा, 11 इंटू 11, समझे क्या, x बार इज 11, नंबर ऑफ मेंबर्स आर 11, तो 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121। देन फर्स्ट 6 मेंबर्स का जो एवरेज स्ट्रेंथ दिया है वो दिया है 10.5, फर्स्ट 6 मेंबर्स का एवरेज दिया है 10.5, तो इसके हिसाब से इसका समेशन x क्या होगा 10.5 इंटू 6, तो कितना होगा 10.5 इंटू 6, तो आ जाएगा 63। देन लास्ट 6 मेंबर्स जो है उनका एवरेज स्ट्रेंथ दिया है दैट इज गिवन एज 11.5, लास्ट 6 मेंबर्स, तो उसमें ये भी आया ना लास्ट 6 मेंबर्स का, ठीक है। तो इसका समेशन x कितना आएगा 11.5 इंटू 6 करिए, 11.5 इंटू 6 दैट इज 69,
और आपको निकालना है 6 मेंबर का एवरेज, है ना, एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ 6 मेंबर, ये जो बीच में का जो 6 मेंबर है उसका एवरेज स्ट्रेंथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 63 प्लस 69, 63 प्लस 69 ये कितना आएगा 132, ये हो गया समीशन एक्स ऑफ 12 मेंबर्स, बिकॉज पहले 6 मेंबर्स प्लस लास्ट 6 मेंबर्स दोनों मिला के 12 मेंबर्स होंगे, माइनस 11 मेंबर्स का समीशन एक्स करो दैट इज 121, तो 132 माइनस 121, तो जो बचा है 11 वो क्या आ गया 6 मेंबर का, ये आ गया 6th मेंबर का एवरेज स्ट्रेंथ, समझ रहे। तो यहाँ पे आंसर हो गया सी, मतलब 6 मेंबर का एवरेज स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 1 करोगे ना, एक जन का एवरेज यानी क्या है वो डिवाइड बाय 1 ही करोगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा 11, वो उसका आ गया, ठीक है। ये 132 जो है वो 12 मेंबर्स, पहले 6 मेंबर्स ऑफ समेशन एक्स प्लस लास्ट 6 मेंबर्स का समेशन एक्स, वो दोनों मिला के आ गया 132, उसमें से 11 मेंबर्स का हम समेशन एक्स माइनस कर रहे हैं, तो जो बचा है कुछ है वो एक सिंगल मेंबर दैट इज 6 मेंबर का आपको समेशन एवरेज आ जाएगा दैट इज 11। क्लियर है सभी को, पक्का, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम में आपको इतना ज़्यादा डिटेल में सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी ये कैलकुलेशंस कर सकते हो, दिस प्लस दिस माइनस दिस आप डायरेक्टली कर सकते हो, हमने पहले भी किया हुआ है, बट अगेन आई एम सेइंग मुझे यहाँ पे सबको एक्सप्लेन करना है, वो डिटेल में लिखना जरूरी है, अदरवाइज डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं आता। मैंने ऑलरेडी आपके साथ आंसर शीट शेयर कर चुका हूँ, तो फिर डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं आता अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँ डिटेल में, तो ठीक है ना। नहीं तो कुछ होशियार स्टूडेंट रहते बोलेंगे अरे सर इतना ज़्यादा लिखना पड़ता क्या, बराबर है बेटा, नहीं लिखना पड़ता, आई रियली नो दैट, बट मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इतना ही है, आपका आंसर सही आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A problem is given to 3 students A, B, C when chances of solving it are 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 respectively. The probability that the problem is solved. अब problem is solved इसका मतलब क्या है कि A ने सॉल्व किया, 3 लोग हैं A, B, C, A ने सॉल्व किया, B ने नहीं किया, C ने नहीं किया तो भी चलेगा, तो भी हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। या A ने सॉल्व नहीं कर पाया, B सॉल्व कर पाया, B सॉल्व किया लेकिन C सॉल्व नहीं कर पाया, तो भी हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। या ए नहीं कर पाया, बी नहीं कर पाया, सी कर पाया, तो भी हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। या ए बी कर पाया, सी नहीं कर पाया, तो भी हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। या ए एंड सी कर पाया, बी नहीं कर पाया, तो भी हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। या बी एंड सी कर पाया, ए नहीं कर पाया, तो भी हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। या तीनों लोग कर पाएंगे तो भी हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इसका मतलब ही क्या है कि हमको क्या चाहिए कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसका मतलब कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसका मतलब ही क्या है एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, उसकी हमको प्रॉपर्टी निकालना है। हम एटलीस्ट वन ऑफ देम कैसे निकालते हैं कि 1 माइनस नन ऑफ देम विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, है ना। हमको भी निकालना है प्रॉपर्टी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन शुड सॉल्व प्रॉब्लम। तो हम इसको कैसे करते हैं 1 माइनस probability of none कि none of them would solve that problem। अब ए बी सी का probability of solving दिया है 1 by 2, 1 by 3 एंड 1 by 4, ये क्या है probability of solving। तो probability of non solving क्या होगा 1 by 2, 2 by 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 by 4। तो हम सीधा सीधा 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 4 की तीनों जन एक साथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो हो गया प्रॉपर्टी ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, और उसको 1 में से माइनस करेंगे तो विल गेट प्रॉपर्टी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा 6 बाय 1 माइनस 6 बाय 24, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 बाय 24, तो 18 बाय 24 यानी 3 बाय 4, तो 73 का आंसर हो गया 3 बाय 4, दैट इज 3 बाय 4। तो 73 का आंसर हो गया 3 बाय 4। ऐसे किया है काफ़ी प्रॉब्लम, कोई रेगुलर प्रॉब्लम है कोई खास। आगे 74, विच एवरेज इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, अरिथमेटिक मीन is most affected by extreme values. Then if two variables are negatively correlated then r equals to
अब जरूरी नहीं हमेशा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन रहेगा, आर विल लाइज बिटवीन -1 एंड 0, -1 से लेकर के बीच में लाई करेंगे, जरूरी नहीं हमेशा रहेगा, 0 से लेकर -1 तक कहाँ पे तो भी आर लाई करेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव्स इक्वल वेट टू ईच ऑफ द कम्युनिटी, इक्वल वेटेज दिया जाता है, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में भी इक्वल वेटेज रहता है एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में भी इक्वल वेटेज रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बोथ, बिकॉज उसके बाद अपन ने वेटेड प्राइस इंडेक्स देखा था ना, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में भी इक्वल वेटेज रहता है टू द कम्युनिटी, वेटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में भी इक्वल वेटेज रहता है टू द कम्युनिटी, दैट इज बोथ ऑप्शन आएगा। 77 रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका डेफिनेशन है, देखा था अपन ने। नाउ 78, चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, x can solve 80% of the problems while y can solve 90% of the problems given in statistics. A problem is selected at random. What is the probability that at least one of them will solve the problem? तो हमको क्या करना है सीधे सा 1 माइनस 0.2 इंटू 0.1, तो कितना आ जाता है 0.98, तो आंसर बी। हमको यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, एक्स की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 80% है, तो ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी 0.2, वाई की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी 0.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी दैट दे विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगी 0.2 इंटू 0.1, तो हो जाता है 0.02, और उसको 1 में से माइनस करो, तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम 0.8, दैट इज 98%। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 79, अब यहाँ पे आपको दिया डेटा x हैविंग वैल्यूज 2 3 5 4 7, y हैविंग वैल्यूज 4 6 7 8 10, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी पॉजिटिव 0.93, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन u एंड v। नाउ दिस इज मॉडिफाइड सीरीज, x को हम जब मॉडिफाई करते तो उसको बोलते हैं u, y को जब मॉडिफाई करते उसको बोलता है v। अब आप देखोगे तो यहाँ पे x के सीरीज में से -5 किया है, हर एक को -5 किया है, हर एक वैल्यू में से -5, हर एक वैल्यू में से 5 को सब्सट्रैक्ट किया है। देखिए 2 - 5 -3, 3 - 5 -2, 5 - 5 0, 4 - 5 -1, 7 - 5 2, एंड y के वैल्यूज में से 8 को सब्सट्रैक्ट किया है, हर एक वैल्यू में से 8 को सब्सट्रैक्ट किया। देखिए यहाँ पे ध्यान दोगे तो 4 - 8 -4, 6 - 8 -2, 7 - 8 -1, 8 - 8 0, और 10 - 8 2, तो x में से 5 को सब्सट्रैक्ट किया है एंड y के वैल्यूज में से 8 को सब्सट्रैक्ट किया है, दैट मीन्स चेंज ऑफ ओरिजिन, एंड वी नो दैट r इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल बोथ, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो दैट मीन्स आर यू वी, दैट इज कोरिलेशन बिटवीन u एंड v, आर यू वी भी कितना रहेगा पॉजिटिव 0.93 रहेगा, बिकॉज कोरिलेशन इज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, तो इसके भी आंसर 0.93। ठीक है, ओके आगे 80, मोस्ट कॉमनली यूज इंडेक्स नंबर इज प्राइस इंडेक्स नंबर, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, देयर आर 2 कॉइन्स, on one face of each coin 1 is written and on the other face 2 written। ठीक है ना, तो 2 कॉइन है, फर्स्ट फेस पे ऑन दी फर्स्ट साइड 1 इज रिटर्न, ऑन द अदर साइड 2 इज रिटर्न। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हमारी क्या होंगी, अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है 1 1 आ सकता है, ठीक है 1 1 आ सकता है, नहीं तो 2 2 आ सकता है, नहीं तो 1 2 आ सकता है, नहीं तो 2 1 आ सकता है। ठीक है, ये हमारी सैंपल स्पेस हो जाएगी पूरी। ठीक है, नाउ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द टोटल ऑन द कॉइन इज, कि क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू आएंगी ऑफ द टोटल, तो क्या क्या इवेंट हो सकते हैं जब हम 2 कॉइन ऐसे टॉस करेंगे, तो 1 एंड 1 आएगा, तो टोटल क्या आएगी उसकी 2 आएगी, या और क्या हो सकता है 2 एंड 2 आएगा, तो उसकी टोटल क्या हो सकती है 4, या ऐसा भी हो सकता है 2 एंड 1 आएगा, तो उसकी टोटल क्या होंगी 3। ठीक है, अब दोनों कॉइन पे 1 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है p ऑफ x, वो क्या है, दोनों कॉइन पे 1 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, दोनों कॉइन पे 2 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। ठीक है,
एंड एक कॉइन पे नंबर 2 एंड एक कॉइन पे नंबर 1 वो आने की प्रॉपर्टी है 2/4। एक कॉइन पे नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड या 2 एंड 1 आने की प्रॉपर्टी है 2/4। ठीक है, तो अब यह x इंटू पी ऑफ एक्स, ये ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, x इंटू पी ऑफ एक्स, तो हो जाएगा 2/4, 4/4 एंड 6/4, टोटल 12/4, दैट इज नथिंग बट 3। तो एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ x ऑफ द टोटल ऑफ कॉइन्स इज आ गई 3, तो आंसर इज 3। क्लियर है सभी को, सिंपल था, सिर्फ क्या दिया है डेटा में, क्या दिया उसको समझना जरूरी है। क्लियर है, चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, इफ द टू वेरिएबल्स x एंड y ऑफ बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन हैव परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट यानी सारे पॉइंट्स एक लाइन में होने चाहिए उसके, तो ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, बी सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन सकता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन 83, हिस्टोग्राम इज सुटेबल फॉर टाइम सीरीज डेटा, करेक्ट, क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट, दोनों के लिए भी सुटेबल है। 84, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो कोवेरिएंस जो रहेगा वो 0 रहेगा, बिकॉज r विल बी 0, r जो है वो 0 आएगा, कोरिलेशन 0 आएगा, तो अगर x एंड y इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस उसका जो है वो 0 आएगा। 85, इफ द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल यानी कोइंसाइड, यही x ऑन y है एंड यही y ऑन x है, तो अब ऐसा अगर डायग्राम है इट इज +1 r इक्वल्स टू 1, ऐसा भी हो सकता है, ये x ऑन y, ये y ऑन x, तो r इक्वल्स टू -1 और r इक्वल्स टू -1 भी हो सकता है, और r इक्वल्स टू +1 भी हो सकता है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, देन 86 करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। A card is drawn from a pack of playing card and then another card is drawn without the first being replaced, यानी पहला कार्ड जो निकाला वो वापस रखा नहीं, वो बाजू में रख दिया। Now what is the probability of getting two hearts, कि दोनों भी कार्ड हार्ट्स निकलेंगे, दोनों भी कार्ड जो पहला कार्ड निकला एंड सेकंड जो निकला दोनों भी कार्ड हार्ट निकलेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला कार्ड फर्स्ट कार्ड जब अपन निकालेंगे तो हार्ट आने की प्रॉपर्टी क्या होंगी 13/52, because there are 13 hearts and 52 are total cards, तो all possible outcomes is 52 and 13 are favorable। and सेकंड कार्ड की भी हार्ट होने की प्रॉपर्टी निकालना है, तो सेकंड कार्ड जब निकाल रहे हैं तो उसकी हार्ट होने की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, तो पहला कार्ड हार्ट निकल चुका है ऐसा मान लेंगे, बिकॉज दोनों कार्ड हार्ट होने की प्रॉपर्टी हमको निकालना है, तो फर्स्ट कार्ड हार्ट होने की प्रॉपर्टी 13/52, सेकंड कार्ड हार्ट होने की प्रॉपर्टी कितनी होंगी 12/51, बिकॉज पहला जो कार्ड निकाला है वो वापस गड्डी में नहीं रखा, वो बाजू में रखा, तो नाउ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 51 एंड पहला हार्ट निकल चुका है ऐसा मान चुके हैं, तो 13 में से एक हो चुका है, 13 कार्ड में से एक निकल चुका है, तो सेकंड क्या होगा, दूसरा कार्ड का ऑल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 12, तो हो जाएगा 12/51, तो ये आ जाएगा 13 × 12 दैट इज 156 बाय 52 × 51 2652, तो 2652 को ही 156 से डिवाइड होता है, तो आ जाएगा 1/17, तो आंसर इज ए। चलिए 87, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स 7 9 12 x 5 4 11 इज 9, द मिसिंग नंबर इज, तो मिसिंग नंबर निकालना है तो आप नॉर्मल फॉर्मूले में डाल के वैल्यूज वैसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो x की जगह 4 जो वैल्यूज ऑप्शंस में फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस भी आंसर निकाल सकते हो, तो x की जगह आप 15 पुट करोगे एंड फिर उसका डिवाइड बाय 7 करो टोटल करके, तो एवरेज बराबर 9 आएगा, तो इसका आंसर 9, इसका आंसर 15 है, दैट इज सी। देन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ अ फैक्टर बाय सेक्टर्स, सेक्टर्स उसको बोलते हैं, सेक्टर से हम डिवाइड करते हैं, इट इज कॉल्ड एज सेक्टर्स। 89 ये करना पड़ेगा, चलिए करते इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द रेनफॉल एंड क्रॉप यील्ड एस्टिमेट द रेनफॉल व्हेन द यील्ड इज 600 kg। ठीक है, तो अभी आप अगर डेटा देखोगे तो यील्ड को उन्होंने y बोला है, रेनफॉल को उन्होंने x बोला है, एवरेज दिया है दोनों का, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है, तो जो भी गिवन डेटा उसके ऊपर से हमको एस्टिमेट करना है व्हेन द
यील्ड इज 600 kg, तो रेनफॉल कितना होगा उसके बारे में। अब यहाँ पे चाह के भी आप नॉर्मल इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप जनरल इक्वेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे फोर्थ वाला इक्वेशन रिग्रेशन का लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेनफॉल को x बोला है, यील्ड को y बोला है, और हमको एस्टिमेट क्या करना है, रेनफॉल। तो हमको कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा, फोर्थ वाला, दैट इज x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, बिकॉज हमको एस्टिमेट करना है रेनफॉल दैट इज डिनोटेड बाय x। तो हमको यहाँ पे x ऑन y का इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अपने देखे इसमें दो नॉर्मल इक्वेशन, उसके ऊपर से हम जनरल इक्वेशन निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे जो डेटा दिया है उसके हिसाब से ये फोर्थ वाला इक्वेशन ही इसमें अप्लाई होगा, ठीक है ना। अब बी वाई एक्स निकालना है, तो बी वाई एक्स के अलग अलग फॉर्मूले अपने देखे हैं, नहीं सॉरी बी एक्स वाई निकालना है इसमें। तो बी एक्स वाई के हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे, तो फ्रॉम द गिवन डेटा कौन सा फॉर्मूला फिट होगा, दैट इज बी एक्स वाई इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ वाई। यहाँ पे आर दिया है पॉजिटिव 0.52 इंटू स्टैंडर्ड ऑफ एक्स वो दिया है 4.6, स्टैंडर्ड ऑफ वाई दिया है 36.4। तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपको बी वाई एक्स मिल जाएगा, तो 0.52 इंटू 4.6 डिवाइड बाय 36.4, तो बी एक्स वाई आ जाएगा आपका 0.0657, ठीक है। इतना आ गया आपका बी एक्स वाई। अब वैल्यूज ये यहाँ पे पुट करेंगे, तो x माइनस एक्स बार इज गिवन एज 26.7 इक्वल्स टू बी एक्स वाई दिया है जो अपने निकला 0.0657 इंटू वाई माइनस वाई बार कितना दिया है 508.4। बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 26.7 इक्वल्स टू 0.0657 y माइनस 0.0657 इंटू 508.4, तो आ जाता है 33.4018, ठीक है। तो हमारे अब यहाँ पे 26 उधर जाएगा, माइनस 26 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0.0657 y माइनस आ जाएगा 6.7018, ठीक है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x ऑन y उसके फॉर्म में लगे तो लिख लेते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस 6.7018 प्लस 0.0657 y, ये हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमको मिल गया। नाउ व्हेन y इज 600 kg, तो x कितना वो निकालना है, तो x इक्वल्स टू माइनस 6.7018 प्लस 0.0657 इंटू 600, हमको एस्टिमेट करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 0.0657 इंटू 600 माइनस 6.7018, तो आता है 32.71, दैट इज इक्वल्स टू 32.71। तो आपका x एस्टिमेटेड आ रहा है 32.71, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि फ्रॉम द गिवन डेटा, जो भी डेटा दिया है उसके हिसाब से जो इक्वेशन लगेगा उसको यूटिलाइज कर सकते, दूसरे इक्वेशन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के तो हमको सारे फॉर्मूले आते हैं, बहुत सिंपल है वो, सारे फॉर्मूले आपको पता भी है, ध्यान में भी है, तो बस जैसा डेटा दिया है वैसे उसको अप्लाई करना है एंड कैलकुलेट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, for the standard normal distribution the point of inflection are given by mu minus sigma and mu plus sigma, ठीक है। देन 91 कैलकुलेट करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। अब यहाँ पे P of A is given as 1/2, P of B is given as 1/5, where A and B are independent events, then probability of A upon probability of A union B, ऐसा बोला है, ठीक है ना। तो probability of A is given, probability of A union B निकालना पड़ेगा, तो probability of A union B, अब यहाँ पे इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो व्हाट वी अप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं क्या, बोला गया है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो व्हेन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
तो प्रॉपर्टी ऑफ ए कितना है 1/2 इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी 1/5, ये आ जाएगा 1/10। बाकी वैल्यूज है पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ए इज गिवन एज 1/2 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी इज गिवन एज 1/5। प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला 1/10। ठीक है, तो एलसीएम 10 ले लो, हो जाएगा 5 + 2 - 1, तो कितना हो जाएगा 6/10। ये आ गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है P ऑफ A अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ A यूनियन B। तो यहाँ पे P ऑफ A दिया है 1/2 एंड प्रॉपर्टी ऑफ A यूनियन B दिया है 6/10, तो ये हो जाएगा 10/12, दैट इज 5/6। तो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पे रैंक्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी ऑफ 10 स्टूडेंट्स दिया हुआ है। ठीक है ना, दीज आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स। पहली वैल्यू एक्स की रहती है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सिसा। दूसरी वैल्यू वाई की रहती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। हमने एक्स और वाई की वैल्यूज को लिख लिया एंड चेक भी कर लिया कहाँ पे रिपीटेड रैंक्स है क्या। ठीक है, अभी फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे रिपीटेड रैंक्स नहीं है, तो नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा जो रैंक कोलेशन का है, दैट इज आर के इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही लगेगा। ठीक है, समेशन डी ऑलवेज कम्स 0, इसलिए हम उसका स्क्वायर करते हैं, समेशन डी स्क्वायर, डी हियर R1 - R2। ठीक है, तो पहले डी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपकी कैपेसिटी वैसे कर सकते। 8 - 3 5, 1 - 5 -4, 6 - 2 4, 3 - 9 -6, 2 - 10 -8, 5 - 1 -4, +4 होगा बेटा, -4 क्या होगा +4। ठीक है, ध्यान दो, 4 + 4 - 6, 4 - 6 -2, 10 -4 6, 9 - 7 2 एंड 7 - 8 1। फिर हम इसका डी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 16, 16, 36, 64, यहाँ पे 16 4 अगेन 36 4 1। इसकी टोटल चाहिए, तो टोटल कर लेते, 25 + 32 + 36 + 64 + 20 + 40 + 1, तो आता है 218। इसकी टोटल आ गई समेशन डी स्क्वायर 218। वैल्यूज पुट कर लेते, 1 - 6 × 218 अपॉन n इज 10, तो 10 का क्यूब 1000 - 10, दैट इज 990। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 218 × 6 1308 अपॉन 990, तो यहाँ पे आ जाएगा 990 - 1308, तो आता है -318 अपॉन 990, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -0.32। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका सी, दैट इज -0.32। क्लियर है सभी को। नॉर्मल क्वेश्चन था, कभी कभी एक आध क्वेश्चन को थोड़ा सा एक आध मिनट लग सकता है करने को, बट नॉर्मली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन रहते तो फटाफट हो जाते, सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, इफ द फर्स्ट क्वार्टर इज 104, क्वार्टर ड्यूरेशन इज 8, द थर्ड क्वार्टर इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, QD दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी इंटर क्वार्टर रेंज, भूलना नहीं है नाम को। ठीक है ना, सेमी इंटर क्वार्टर रेंज कैसे निकालते हैं, Q3 - Q1/2, तो QD दैट इज क्वार्टर ड्यूरेशन इज गिवन एज 8, quartile 3 not given, that we need to find out, quartile 1 is given as 104/2, तो ये तो कैसे करें, बहुत ही सिंपल है, 16 equals to Q3 - 104, that means Q3 equals to 120, तो इसका आंसर हो गया B 120। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 94, इफ x and y are two variables, there can be at the most टू रिग्रेशन लाइन्स, दो वेरिएबल्स है, दो रिग्रेशन लाइन्स रहेंगे। ठीक है, 95 देखिए,
द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x इज y इक्वल्स टू -3 प्लस 0.5x। तो y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू -3 प्लस 0.5x, ठीक है। एंड x ऑन y दिया हुआ है x इक्वल्स टू -7 प्लस by, ये दो इक्वेशंस दिए, ठीक है। एंड इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज गिवन एज पॉजिटिव 0.1, rxy इज गिवन एज पॉजिटिव 0.1, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ b, b के लिए निकालना है, वेरी सिंपल। तो y ऑन x इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, byx मिलेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट, byx उसकी क्या वैल्यू रही है, पॉजिटिव 0.5, बिकॉज अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड r ऑलवेज हैव सेम साइन, ये हमको पता है कि byx bxy एंड r ऑलवेज हैव सेम साइन। तो ये byx पॉजिटिव तो bxy भी पॉजिटिव होना चाहिए और r भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसे ध्यान में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे bxy कितना होगा b। अब वी नो दैट r इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड उसका रूट, दैट इज रूट ऑफ byx इंटू bxy। तो r दिया है पॉजिटिव 0.1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ byx 0.5 bxy b, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01 इक्वल्स टू 0.5 b, देयरफॉर b इक्वल्स टू क्या हो जाता है 0.02। तो आंसर आ जाएगा c 0.02। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96, the variate values which divides a series into 4 equal parts, that is nothing but quartiles b, increase in the number of patients in the hospital due to heat stroke is seasonal variation। जब भी समर आता है तो हीट स्ट्रोक आता है, उसके चलते नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, तो इट इज सीजनल वेरिएशन, इट लाइज फॉर लेस देन 1 ईयर। 98, the unsystematic sequence which follows irregular pattern follow कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज नॉइज, ठीक है। एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज इज ए 100 का द जनरल पैटर्न ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन इकोनॉमिक्स और सोशल फिनोमिना इज शोन बाय सेकुलर ट्रेंड, बिकॉज जनरल पैटर्न बोला ना तो वो सेकुलर ट्रेंड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने स्टैट्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी अपन आगे LR के क्वेश्चन करते हैं, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे सीरीज, तो ये अल्टरनेट है, ये 18 + 3 21, देन 21 + 3 करोगे तो बराबर 24 आएगा, 24 + 3 करोगे तो 27 आएगा। एक हमको ऐसा पैटर्न पता चल रहा है। उसी प्रकार से 24 + 3 27, 27 + 3 30, तो द आंसर इज 24। तो प्रैक्टिस तो काफ़ी हो गई आप लोगों की, देख के ही शायद तक आपको पैटर्न ध्यान में आ गया होगा, है ना। चलिए, नाउ देन फाइंड मिसिंग नंबर। अब इसमें देखिए डिफरेंस कैसे कैसे है, 2 का डिफरेंस है, देन 4 का डिफरेंस है, देन 67 - 35 करेंगे आप, तो आपको ध्यान में आएगा इट इज़ 32। तो यहाँ पे हमको ध्यान में आ रहा है कि डिफरेंस जो है डबल डबल होते जा रहा है ना। तो 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, फिर 11 + 8 करिए, 11 + 8 तो कितना आता है 19। तो मिसिंग नंबर इज़ 19, है ना। ये 19 रहेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस है 8 का, और फिर 19 और 35 में एक बार चेक कर लेना कि डिफरेंस जो 16 का होना चाहिए, बिकॉज जो रूल है या जो पैटर्न है वो कंटिन्यूस बेसिस पे फॉलो होना चाहिए। तो हियर द आंसर इज 19, दैट इज डी। देन ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ गार्डन इज कोडेड एज 325764, इसके ऊपर लिख लेंगे लगे तो 325764, एंड वाटर इज कोडेड एज 92165। तो उसके हिसाब से वार्डन क्या होगा, तो W को 9 दिया हुआ है, नंबर असाइन किया है, A को 2 दिया हुआ है, R को 5, D को 7, E को दिया है 6 और N को दिया है 4। तो 925764, तो ये हो जाएगा 925764, ये हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, सिंपल है, ओके। 44,
यहाँ पे f इज इक्वल्स टू 6 बोला है, m80 इक्वल्स टू 34, देन हाउ मच कार इज। अभी हमको पता है अपना जो शॉर्टकट है वो EJOTY, इनका फॉरवर्ड रैंकिंग में कितना आता है E5 10 15 20 25। इसके हिसाब से हम फटाफट बाकी के रैंकिंग निकाल सकते हैं, बाकी के नंबर्स क्या क्या अलॉट होते हैं वो निकाल सकते हैं। तो m कितना होगा MNO, तो m हो जाएगा 13, a है 1 एंड t है 20, तो इसकी टोटल बराबर 24 आ रही है क्या, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 20 34, तो बराबर 34 आ रही है टोटल। ठीक है, तो उसके हिसाब से कार की टोटल क्या होंगी, और f बराबर 6 नंबर पे आता है f, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार की टोटल हो जाएंगी 3 1, और r कहाँ आएगा OPQR, तो r आ जाएगा 18 नंबर पे, तो ये आ जाएगा 22, तो यहाँ पे टोटल बराबर इनकी 22 आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल ये आप शॉर्टकट अपना ध्यान में रखोगे, इसमें रिवर्स फॉरवर्ड वो भी अपने देखा है, तो उसके हिसाब से फटाफट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 45 में ये तो सीधा स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, गलत नंबर इज C 20। 46 वैसे ही 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर एंड 15 का स्क्वायर, रॉन्ग नंबर इज, तो रॉन्ग नंबर इज 72। ठीक है, द आंसर इज B। देन 47, चलिए करना पड़ेगा। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट A, ठीक है, एंड वॉक्स साउथ, वॉक्स टुवर्ड्स साउथ फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, तो लेफ्ट लिया एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, तो इधर वेस्ट साइड जाएगा, 1 किलोमीटर वॉक करेगा, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट लिया एंड वॉक 1 किलोमीटर। नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ साइड, नॉर्थ साइड की तरफ वो फेस कर रहा है। अभी कभी कभी ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, अपने को लगता है कि अरे बाप रे क्या हो गया करके, है ना, तो इस पर डाउट मत लेना, कभी कभी सेमी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हार्ड रहेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है। आगे देखिए 48, रूपा स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स टूवर्ड्स वेस्ट फॉर 15 मीटर्स, ठीक है। देन शी टेक्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 मीटर, तो लेफ्ट लिया ने नीचे साउथ की तरफ, ठीक है। देन टर्न्स राइट एंड अगेन वॉक, तो राइट लिया ने वेस्ट की तरफ, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन शी इज फेसिंग नाउ, तो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही है वो, फुट B, दैट इज वेस्ट डायरेक्शन, है ना, तो बहुत ही चिल्लर है। आगे 49, अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, साउथ से आ रही है यानी नीचे से ऊपर आ रही है, ठीक है, साउथ से आ रही, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न्स राइट एंड रन अनदर 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर ने 8 किलोमीटर से ज़्यादा रहेंगे तो प्रोपोर्शनली हम बढ़ा निकालेंगे, ठीक है। अगेन टर्न्स टू द राइट एंड स्टॉप, तो अभी यहाँ से वो राइट ले रहे हैं स्टॉप, तो राइट लेके स्टॉप हो गई, ठीक है। विच डायरेक्शन डज इट फेस नाउ, तो कौन सी डायरेक्शन की तरफ फेस कर रही है, साउथ की तरफ, ठीक है। इससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अपन ने क्लास में किए, कभी कभी सिंपल प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आपका नसीब अच्छा है। देर आर 5 हाउसेस, 1 2 3 4 5, नाउ P इज द राइट ऑफ Q, तो Q के राइट में P है। T इज द लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ P, तो P के राइट में T आ रहा है एंड T जो है R के लेफ्ट में आ रहा है। Q इज द राइट ऑफ S, S के राइट में Q है, ठीक है ना। तो आगे पूछा है विच हाउस इज इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन सा हाउस आ रहा है, P आ रहा है, तो आंसर इज A, P। क्वेश्चन नंबर 51, 6 फ्रेंड्स A B C D E F आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड वी कंसिडर दिस ओनली, ठीक है ना। आगे नाउ C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E, A और E के बीच में C है, D इज नॉट एट द एंड ऑफ, D इज नॉट एट द एंड, D एंड पे नहीं है, D जो है वो दोनों एंड पे नहीं है, ठीक है। B सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ E
एंड एफ इज़ नॉट एट द राइट एंड, तो एफ भी राइट एंड पे नहीं है, बट डी सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, तो चलिए फिर से पढ़ते एक बार। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, तो सपोज सी यहाँ पे, तो ए एंड ई के बीच में सी है। ठीक है, डी इज नॉट एट द एंड। ठीक है, बी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के राइट में ना यहाँ पे आ जाएगा बी, बी यहाँ पे बैठा हुआ है। एफ इज नॉट एट द राइट एंड, बट डी सिटिंग टू द थर्ड लेफ्ट टू ई, तो थर्ड लेफ्ट टू यानी 1 2 3, तो यहाँ पे डी आएगा, तो बचा कौन, एफ, एफ लेफ्ट एंड पे आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो एफ बैठा है, तो आंसर इज बी। ठीक है, सिंपल है, जो भी कंडीशन से थोड़ा मार्क कर लेंगे तो उससे इजी पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 52, 6 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो 6 गर्ल्स है, 1 2 3 4 5 6, दे फॉर्म अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल में है, वो बैठे हुए खड़े हैं। ठीक है, सुब्बू इज लेफ्ट द पप्पू, अभी सभी लोग बेसिकली सेंटर की तरफ फेसिंग करके, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वी कंसिडर दिस ओनली, है ना। अब सुब्बू इज लेफ्ट टू द पप्पू, कि सपोज पप्पू यहाँ पे, तो सुब्बू उसके लेफ्ट में यानी यहाँ पे आएंगी। ठीक है, रेवती इज बिटवीन सुब्बू एंड निशा, तो रेवती जो है वो सुब्बू एंड निशा के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्तना, तो अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्तना, इनके बीच में आएंगे अरुणा। ठीक है, ना हु इज राइट टू द निशा, निशा यहाँ पे, अब निशा के राइट में कौन है, तो निशा के राइट में आएंगी रेवती, दैट इज ए। ठीक है, ये निशा है, इसके राइट में यानी इस साइड आएंगी रेवती। ठीक है, ओके आगे। अब ये ब्लड रिलेशन के ऊपर है, देखिए ए इज बीज ब्रदर, तो ए इज बीज ब्रदर यानी ए पॉजिटिव, हम जनरली मेल को पॉजिटिव साइन देते हैं, फीमेल को नेगेटिव साइन देते हैं। ठीक है, सी इज डी इज फादर, तो सी जो है डी का फादर है, सपोज यहाँ पे डी लिखता हूँ मैं। ठीक है, नाउ ई इज बीज मदर, तो ए और ई की मिला दोनों की मदर ई है। ठीक है, ए एंड डी आर ब्रदर्स, तो ए एंड डी आर ब्रदर्स, तो ये सारे ब्रदर्स, और बी के बारे में पता है तो वो सिस्टर भी हो सकती है। ठीक है, तो आगे पूछा गया हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, ई और सी के बीच में क्या रिलेशन है, तो सी इज द फादर ऑफ डी। ठीक है ना, डी एंड ए आर ब्रदर्स, तो ये दोनों एक ही जनरेशन के हैं, एंड ब्रदर एंड सिस्टर सी है। बी के बारे में पता नहीं एग्जैक्टली, तो ब्रदर भी हो सकते हैं, सिस्टर भी हो सकती है। ठीक है, बट हाउ ई इज रिलेटेड टू सी पूछा है, तो ई इज वाइफ ऑफ सी, बिकॉज ई जो है वो बी की मदर यानी इनकी भी मदर हो गई, तो ये इनकी ई जो है सी की वाइफ लगेगी, दैट इज ऑप्शन डी। सिंपल, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, ए इज बीज ब्रदर। ठीक है, सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की मदर है, एंड डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर है। ठीक है, ई इज बी सन, ई जो है बी का सन है। हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, इनके बीच में क्या रिलेशन है। अब बी जो है वो अगर सन रहता था सी का, तो उसको हम ग्रैंड सन बोले रहते डी का, पर यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड नहीं, और यहाँ पे ग्रैंड सन के बजाय ग्रैंड डॉटर ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसका मतलब बीज फीमेल, बीज फीमेल है, तो इसलिए हम ग्रैंड डॉटर की, शी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, बी जो है वो ग्रैंड डॉटर है डी की, वो हमको कंसिडर करना पड़ेगा। आगे 55, ए इज मदर ऑफ डी, डी की मदर ए है। ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ बी, बी की भी सिस्टर है। बी हैज़ अ डॉटर सी हु इज़ मैरिड टू एफ, बी को डॉटर है सी हु इज़ मैरिड टू एफ। ठीक है ना, एफ इज़ पॉजिटिव, मेल होना चाहिए वो। जी इज़ द हस्बैंड ऑफ ए, जी जो है वो ए का हस्बैंड है।
तो जी को हम प्लस साइन दे रहे। जनरली मैरिड मैरिड को अपन ऐसे साइन देते हैं, नॉर्मल रिलेशन होगा तो अपन डैश देते हैं, है ना, अपना सब ठहरा हुआ है वो। ना आगे क्या पूछा है, हाउ जी इज रिलेटेड टू डी। जी डी से क्या रिलेशन बनेगा, तो जी फादर लगेगा। इससे सिंपल क्या हो सकता है ना, फटाफट क्वेश्चन से। चलिए 56, सुरेश इंट्रोड्यूस अ मैन एज ही इज द सन ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। सो हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू द मैन, ठीक है, वो हमको देखना है। नाउ यहाँ पे थोड़ा हमको थोड़ा सा उल्टे तरीके से जाना पड़ेगा कि सुरेश इंट्रोड्यूसिंग टू मैन, तो सुरेश यहाँ पे, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक पर्सन को एज ही इज द सन ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, ठीक है ना। तो सुरेश के जो मदर है और वो मदर के जो हस्बैंड है, सुरेश के क्या लगेंगे, वो फादर लगेंगे। उनकी जो मदर है, इनके फादर की जो मदर है, उनकी वो सन है, वो जो मैन है, वो जो मैन है वो उनके सन है, दिस मैन। अब आप ध्यान दीजिए फिर से कि सुरेश इंट्रोड्यूस अ मैन एज ही इज द सन ऑफ वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। एंड सुरेश की जो मदर के जो हस्बैंड है, उनकी मदर वो वुमन है एंड उनका वो सन है ने, ये जो है, ये जो वो मैन है वो सुरेश के फादर ही है, ठीक है। तो इस केस में हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू दैट मैन, तो सुरेश इज सन ऑफ दैट मैन, तो सुरेश क्या रहेगा, सन रहेगा। सिंपल, क्लियर है सभी को, ठीक है। आगे थोड़ा सा लिख के देखना पड़ता है तो आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, देखिए क्या बोला गया, सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, ठीक है। ऑल बैट्स आर टेबल एंड ऑल रैट्स आर बैट्स। तो ऑल रैट्स आर बैट्स बोला है ना, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। आगे बोला है ऑल रैट्स आर बैट्स, ऑल रैट्स आर बैट्स एंड ऑल बैट्स आर टेबल्स, तो ऐसे भी हो सकता है ऑल बैट्स आर टेबल्स, ठीक है। अब इसमें बोला है ऑल, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट कंक्लूजन दिया है, सम कैट्स आर बैट्स, सम कैट्स आर बैट्स, ये सही हो सकता है। ऑल बैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर रैट्स, ये तो होगा ही नहीं। ऑल टेबल्स आर कैट्स, ये भी नहीं होगा। एंड ऑल बैट्स आर कैट्स, ऑल बैट्स आर कैट्स, जरूरी नहीं हर एक इसमें ट्रू रहेगा ही कि नहीं। तो वैसे पहला कंक्लूजन सही रह सकता है, सम कैट्स आर बैट्स, पर इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ दिस, दैट इज डी, ठीक है। कभी कभी ये भी ऑप्शन रह सकता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स बाय रूल चलते हैं, नन ऑफ दिस कभी होगा ही नहीं करके, ऐसा नहीं, कभी कभी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सम शिप्स आर बोट्स, तो सम शिप्स आर बोट्स, ठीक है। ऑल बोट्स आर सबमरीन, सभी बोट्स जो है वो सबमरीन है। सम सबमरीन्स आर एचएस, तो ऐसे भी हो सकता है ये, सम सबमरीन आर एचएस, ठीक है। नाउ सम एचएस आर बोट्स, अब ये ऐसा डायग्राम बन सकता है, नहीं तो सम सबमरीन आर एचएस ऐसा भी हो सकता है, तो दैट दैट डजंट रिमेन ट्रू इन ऑल केसेस, तो इसलिए ये कंक्लूजन पहला वाला हो नहीं सकता। सम सबमरीन्स आर बोट्स, तो दैट इज पॉसिबल, सम सबमरीन्स आर बोट्स, दिस इज पॉसिबल। Some submarines are ships, yes, this is possible from the diagram. Some HS are ship, all diagram में बाकी के भी ऐसे भी आप बना सकते हो डायग्राम, ठीक है ना, बट दिस कंक्लूजन डज नॉट रिमेन ट्रू इन ऑल द केसेस, इसलिए ये कंक्लूजन हम मानेंगे नहीं। तो ओनली 2 and 3 फॉलोज, ऑप्शन बी 2 and 3 फॉलोज ओनली, ठीक है। टू रिमेन कंक्लूजन इट शुड बी ट्रू इन ऑल द केसेस, तो इसलिए हम वेन डायग्राम निकालते उससे और अच्छे से समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, ठीक है ना, यहाँ पे ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, ठीक है।
सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, तो ऐसे बन सकता सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स, तो यहाँ पे भी आ सकता है ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है। अब ये जो है ये ऐसे भी आ सकता है या इसमें भी आ सकता है, अलग अलग डायग्राम बन सकते हैं। उसी प्रकार से टेलीफोन जो यहाँ पे भी आ सकता है या थोड़ा सा बाहर भी जा सकता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग वेन डायग्राम बन सकते हैं। तो हमें ऐसा कंक्लूजन ढूंढना है जो सभी केसेस में ट्रू रहेगा, सभी डायग्राम्स में वो ट्रू रहेगा। मल्टीपल डायग्राम्स इसके अलग अलग बन सकते हैं। अब ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इसलिए कंक्लूजन सही नहीं है, बिकॉज बेडशीट्स यहाँ पे भी आ सकती है पूरी और ये यहाँ पे भी आ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए कंक्लूजन सही नहीं है। सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, अगेन वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसलिए कंक्लूजन नहीं हो सकता। सम बर्ड्स आर टेलीफोन, तो ये तो डेफिनेटली होगा, सम बर्ड्स आर टेलीफोन, ये तो हो ही सकता है। ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स, तो अगर डायग्राम आपने ऐसा निकाला होगा तो ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स होगा, लेकिन ये ऐसा भी निकल सकता है, इसलिए वो कंक्लूजन नहीं कहलाएगा, बिकॉज इट मे वेरी फ्रॉम डायग्राम टू डायग्राम, तो इसलिए ये भी कंक्लूजन नहीं हो सकता। तो एक ही कंक्लूजन होगा, ओनली 3 फॉलोज, दैट इज डी, ठीक है, सिंपल है। तो मोर अबाउट वेन डायग्राम से सिंपल हो जाता है। हमें एक ही ध्यान में रखना कि वही स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा जो ऑल केसेस में ट्रू रहेगा, ठीक है, वो हमको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट सीपीयूज आर कीबोर्ड्स, मोस्ट सीपीयूज आर कीबोर्ड्स, ठीक है ना। नो कीबोर्ड इज माउस एंड ऑल माउसेस आर सीपीयू, ऑल माउसेस आर सीपीयू, तो यहाँ पे नो कीबोर्ड इज माउस बोला है एंड ऑल माउसेस आर सीपीयू। या फिर से डायग्राम निकाल तो मैं, थोड़ा छोटा हो रहा है वो। मोस्ट सीपीयूज आर कीबोर्ड्स, ठीक है ना। देन आगे बोला ऑल माउसेस आर सीपीयू, ऑल माउसेस आर सीपीयू, एंड बोला गया नो कीबोर्ड इज माउस, नो कीबोर्ड इज माउस, तो ऐसा कुछ बनेगा वेन डायग्राम। कंक्लूजन देखिए क्या क्या है, सम कीबोर्ड्स आर सीपीयू, ये करेक्ट है, ये सही है। ऑल सीपीयूज आर माउस, गलत। नो माउस इज कीबोर्ड, ये सही है। सम माउस आर कीबोर्ड, ये गलत। तो 1 एंड 3 फॉलो करता है, दैट इज 1 एंड 3 ने ऑप्शन सी 1 एंड 3 फॉलो करता है, ठीक है। तो सिलोजिज्म मोस्टली तो हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, वैसे अपने रूल्स वगैरह भी देखा है, पर रूल से भी वेन डायग्राम ज़्यादा इजी जाता है, तो इसके थ्रू हम सिलोजिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। वेन तो आपको ओवरऑल राउंड 2 का पेपर बहुत इजी लगा होगा। अभी आपके रिवीजन सेशंस भी है, सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑल टॉपिक्स, तो आपने वो पॉजिटिवली अटेंड करना ही है, अपनी पढ़ाई जारी रखना है। इसने माइंड में ही नहीं रखना कि काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम अगर आपको लग भी रहा होगा तो उस हिसाब से आपके स्कोर बहुत अच्छा आना चाहिए फिर। तो पढ़ाई करते रहिए, अपना मोमेंटम जारी रखिए। राउंड 3 भी रहेगा, आपको डेट्स पता है, उसके बाद फिर आपकी फाइनल एग्जामिनेशन है, फिर उसके बाद अपन फिर से इंटर में मिलेंगे। सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू गाइज। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, वर्क हार्ड। चलो बाय बाय, टेक केयर।